गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास शुरू किया हुआ है, तो आज हम आगे उसी को बढ़ा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कल हमने बात की थी संसाधनों के बारे में, संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में, तो हम संसाधनों के प्रकार कर रहे थे और उसमें हम 2 प्रकार का वर्गीकरण कर चुके थे, उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर। तो आगे जो वर्गीकरण है वो है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसमें भी 4 तरह के टाइप बताई गई है। वो कौन कौन सी हैं? पहले हैं व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, और इसके बाद जो चौथे नंबर पर है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो जो पहले हैं व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, यानी जिनका मालिक कोई सरकार या कोई अन्य संस्था नहीं बल्कि खुद व्यक्ति होता है। तो ऐसे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं तो वो कौन से संसाधन कहलाएंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे आपको पता है बहुत से किसानों के पास सरकार के द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वो क्या करते हैं? सरकार को लगान चुकाते हैं। तो इसी तरह से गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। तो जो शहरों में लोग रहते हैं उनके पास अपने घर होते हैं, मकान होते हैं, जायदाद होती है। तो इस तरह से जो भी उनके पास चीज़ें हैं, चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हैं या शहरों में रहने वाले लोग हैं, तो वो अपनी संपत्ति के खुद ही मालिक होते हैं। तो इस तरह से जो संसाधन होते हैं वो कहलाते हैं व्यक्तिगत संसाधन। इसके बाद है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जो सभी समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे गांव की श्यामलात भूमि है, तालाब है, शमशान भूमि है, चरगाह भूमि है इत्यादि। तो इसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में जैसे सार्वजनिक पार्क है, पिकनिक स्थल है, खेल के मैदान है। तो ये ऐसे संसाधन हैं, ये इन संसाधनों के ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। तो जिसके ऊपर सभी का अधिकार हो वो कौन से कहलाते हैं? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। इसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। जैसे इसमें बताया गया है कि तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं वो क्या हैं? राष्ट्रीय हैं, यानी एक राष्ट्र के अंदर जो भी संसाधन पाए जाते हैं उनके ऊपर किसी व्यक्ति या समुदाय का अधिकार नहीं होता बल्कि उस राष्ट्र का ही अधिकार होता है। तो देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपको पता है अच्छी तरह से कि कई बार क्या है, जैसे सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल की लाइनें हैं, वो व्यक्तिगत स्वामी वाले खेतों में बनी हुई हैं। तो इस तरह से जिन संसाधनों के ऊपर राष्ट्र का अधिकार होता है तो वो कौन से संसाधन कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी ये कौन से संसाधन होते हैं? जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या करती हैं? संसाधनों को नियंत्रित करती है। जैसे जो हमारी तट रेखा है, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे जो भी खुला महासागर संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, यानी जो तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी है उसके ऊपर किसी एक देश का अधिकार न होकर बल्कि क्या है, वो सभी के लिए साझी है। यानी अगर इन संसाधनों का कोई प्रयोग करना चाहे तो इन संसाधनों के प्रयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति आवश्यक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो जिनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण है तो कौन से साधन कहलाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर भी आगे 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? संभावी संसाधन, इसके बाद है विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो जैसे जो पहला आया है विकास ये संभावी संसाधन, ये संसाधन कौन से होते हैं? ये वो संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है, यानी
ये संसाधन होते तो हैं, लेकिन अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर जैसे बताया गया है कि भारत के जो पश्चिमी भाग हैं, विशेषकर राजस्थान, गुजरात, इनमें क्या है, इनमें पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक इनका पूरी तरह से प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन में क्या आते हैं, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। तो ऐसे संसाधन कौन से संसाधन कहलाते हैं, विकसित संसाधन, यानी जिनके बारे में पता है और उनका प्रयोग किस तरह से किया जाएगा, कितना किया जाएगा, ये भी सारी बातें तय हैं। तो ऐसे संसाधनों को कौन से संसाधन बोलेंगे, विकसित। इसके बाद है भंडार। भंडार का मतलब क्या है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं। यानी संसाधन तो हैं हमारे पास वो, लेकिन हमारे पास वो प्रौद्योगिकी या वो टेक्निक नहीं है जिसकी सहायता से हम उनका प्रयोग कर सकें। तो वो कौन से संसाधन में आएंगे, वो आते हैं भंडार में। जैसे उदाहरण के लिए जो जल है, दो गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, लेकिन इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास पर्याप्त तकनीकी ज्ञान नहीं है। इसके बाद है आगे संचित कोष। तो संचित कोष में कौन से संसाधन आएंगे, यह भी एक तरह से जो हमने ऊपर किया है भंडार उसी का हिस्सा है, यानी जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी ये भी ऐसे संसाधन होते हैं कि जो हमारे पास होते तो हैं, लेकिन उनको प्रयोग करने का हमें उचित ज्ञान नहीं होता, लेकिन और इसी वजह से इनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं वो किस श्रेणी में आएंगे, संचित कोष में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आगे आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।